नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल के सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। इसका एक ट्रेलर आज उत्तराखंड में दिख गया है। इसका एक ट्रेलर देश की राजधानी दिल्ली में दिख गया है। लेकिन अब लाखों लोग गांव गांव तक, लाखों लोग सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और मोदी शाह की नींद कैसे उड़ गई है, इससे जुड़ी बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। और ये बड़ी खबर इस देश की राजनीति में कैसे बड़ा बदलाव लाएगा, इन तमाम तथ्यों को एक एक करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत अपने शानदार अंदाज में शिव जी करेंगे। जी शिव जी। आखिर क्यों सड़क पर उतर रहे हैं लोग? क्या जनता में किसी ने सवाल किया? क्या किसी पत्रकार की ये हैसियत है या हिम्मत है जो आंखों में आंख डाल के बीजेपी के नेताओं से ये सवाल करे कि लाखों लोग सड़क पर क्यों उतर गए? एक अकेला उत्तराखंड नहीं है, मध्य प्रदेश कराह रहा है, बिहार चीख चीख कर पुकार रहा है। मेरी बहन बेटियों की कीमत लगाने वाला वो उत्तराखंड के मंत्री का पति कौन होता है, चीख रहा है कल से। और इधर उत्तराखंड में एंजिल चकमा के हत्यारों के लिए फांसी की सजा के लिए उसका परिवार रो रहा है। एक 24 साल के बच्चे की, जिसके मन में सपने थे, पिताजी को नौकरी नहीं करने दूंगा, उस बाप का रोते हुए वो जो वीडियो आया है, उसे देखकर अगर जरा भी संवेदनशीलता होगी तो अंतर्मन रो पड़ेगा। आंखें तो दूर की बात रहेगी, आंखों से तो आंसू निकलना बहुत आसान होता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के हर वक्त निकल आते हैं। लेकिन जब अंतर्मन रोता है तो उसका रुदन हृदय को बेधता है। कहते नहीं, उसका हृदय बिध गया। अब हृदय बेधने वाली ये तस्वीर, उस बाप का रुदन कि मेरे बेटे ने कहा था पापा मुझे एमसीए करा दो, उसके बाद आप पेंशन ले लेना। अगर एक बाप रो रो कर ये कह रहा हो तो उसके बाप के अंदर हृदय में कितनी वेदना होगी। तो संतोष जी, एक उत्तराखंड की ये आवाज नहीं है, ये उन 8 राज्यों की आवाज है और इस पूरे देश की, इस पूरे मुल्क की आवाज है। एक बच्चे के लिए, और एक बेटी अपने हत्यारों के लिए न्याय मांग रही है। पूरे उत्तराखंड में सड़क सड़क भीड़ चीख चीख कर कह रही है, अंकिता भंडारी के दुर्दांत हत्यारे कौन, अंकिता भंडारी के वो आरोपी कौन। और वहीं एक विधायक कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद देता हूं उस ईमानदार मुख्यमंत्री को, मैं धन्यवाद देता हूं उस ईमानदार एसएसपी को जो 11 महीनों बाद भी एक के व्यक्ति के हत्यारे गिरफ्तार नहीं कर पाए। वो धन्यवाद दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो इससे कटाक्ष कर रहे हैं कि वो इस पर सवाल कर रहे हैं या धन्यवाद दे रहे हैं। पत्रकार ने सवाल कर दिया, क्या आप नहीं, मजाक कर रहे हैं या ये धन्यवाद दे रहे शर्मनाक। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अपने घर में, अपने गांव में, अपनी बेटियों के सामने अब मुंह दिखा पाना मुश्किल हो रहा है। उनके परिवार की महिलाएं पूछ रही हैं, कब जागेगा आपका आत्मसम्मान। और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं शिव जी। और आज अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। महिलाएं सड़कें पर उतरी, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और ये सवाल पूछा जा रहा है कि वो वीआईपी कौन है। और त्रिपुरा के एक नवयुवक की जो उत्तराखंड में हत्या हुई, वो दाग अब तक नहीं जो है वो धुलने को तैयार नहीं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। तो उत्तराखंड की महिलाएं सड़कों पर है, देश के 8 पूर्वोत्तर राज्यों के जो लोग हैं वो सड़कों पर है। भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि जब सब कुछ हमने दे दिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट आपके हवाले कर दिया, एनडीए गठबंधन के हवाले कर दिया, फिर भी हमारे युवा दूसरे राज्यों में जहां आपके मुख्यमंत्री है मारे जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज नहीं होती, एफआईआर दर्ज होती तो उसमें हत्या के प्रयास का मामला दर्ज नहीं किया जाता। लगातार टरकाने की कोशिश की जाती है और आपका एक मुख्यमंत्री बेशर्मी से हमें फोन करता है तो उसको रिकॉर्डिंग करवा के बाकायदा उसको सोशल मीडिया पर जारी करता है। ये तमाम सवाल तो उठ ही रहे थे। लेकिन इस बीच इस देश के करोड़ों लोगों से, खासतौर से गांव देहात में रहने वाले किसानों से, कृषक मजदूरों से जो रोजगार छीना जा रहा था,
उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। गांव गांव में लोग उतरने जा रहे हैं। गांव के वार्ड मेंबर होंगे, सरपंच हो, मुखिया हो, गांव के किसान हो, ये तमाम 5-6 करोड़ परिवार अब इस देश की सड़कों पर गांव गांव, देहात देहात, मंडल मंडल, जिले जिले में उतर कर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ये पूछने वाले हैं कि आपने हमारा रोजगार क्यों छीन लिया, हमारे पेट पर लात क्यों मार दी। और इसका ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। एक 45 दिनों तक, कायदे से तो आप ये 49 दिनों का मान लीजिए, लेकिन उन्होंने 45 दिनों का प्रोटेस्ट का एक ऐलान कर दिया है। और इस बार कांग्रेस पार्टी गांव गांव तक जाने वाली है। अकेले राहुल गांधी घूमते हुए नजर नहीं आएंगे, अकेले प्रियंका गांधी घूमती हुई नजर नहीं आएगी, ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी दौड़ती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही हर गांव के मुखिया सरपंच को भी पत्र लिखकर उनसे भी जुड़ने की अपील की जा रही है। कल्पना कीजिए, आज उत्तराखंड में कुछ महिलाएं उतरी तो बीजेपी की नींद उड़ गई। नॉर्थ ईस्ट में कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी की नींद उड़ गई है। पूरे देश में जब लाखों लोग उतर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती हुई नजर आएगी? शिव जी। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। यही तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के धामी सरकार के ही पूर्व कैबिनेट मंत्री का वीडियो वायरल है, पांडे जी का, जो अब विधायक हैं, इस बार मंत्री नहीं बन पाए। वो कह रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, संतोष जी ये एकाएक है, अनायास है, या क्या है? मध्य प्रदेश में दूषित पानी से जो घटना हुई है, उसके बाद जो आज दैनिक भास्कर ने खबर छाप दी है कि इस देश के 60 करोड़ लोगों का जीवन संकट में है। मोदी शाह क्या जवाब देंगे? उत्तराखंड लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, मध्य प्रदेश के सभी शहरों में घंटा लिए लोग घूम रहे हैं, पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है घंटा छीनने में। पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों में एंजिल चकमा की तस्वीर लेकर कैंडल मार्च हो रहा है। बिहार के लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड में एक गलत बयानबाजी हो गई है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, माफी मांगे। माफी से काम नहीं चलेगा, माफी तो मांग ली। इन सब बातों के मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। इन सब बातों के बावजूद अब तक प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य नहीं, और एक रात बयान वायरल होता है बीजेपी के तेज तर्रार विधायक नंदकिशोर गुर्जर का कि शाहरुख खान की केकेआर ने एक बांग्लादेश का खिलाड़ी खरीद लिया है। उसे बीसीसीआई ने तत्काल रिवर्ट कर दिया, हटा दिया खिलाड़ी को, और कहा नहीं, नया खिलाड़ी खरीदिए। मतलब क्या ये एंगल है पूरा? ये तीनों चारों चीजें समझाऊंगा शिव जी, तीनों चारों चीजें समझाऊंगा। और जहां तक आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, कल मध्य प्रदेश की धरती पर मोहन भागवत थे भोपाल में। 6 घंटे के अंदर मोहन यादव ने अपना प्रेस रिलीज बदला, मध्य प्रदेश की जनता से झूठ बोला, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में झूठा हलफनामा दिया। यहाँ मेयर कह रहे कि 10 मरे, लोग कह रहे हैं 15 मरे। और हाई कोर्ट में जो हलफनामा दिया मध्य प्रदेश की सरकार ने, उसमें कहा कि सिर्फ 4 ही लोग मरे हैं जिस दूषित पानी पीने से। पहले कहा कि कारण बताओ नोटिस जारी किया, बाद में बताया कि हटा दिया, उसके बाद ऑर्डर आ गया कि हटाया नहीं, सिर्फ ट्रांसफर किया। और उसी भोपाल की धरती पर मोहन भागवत वही हिंदू हिंदू का राग लाते हुए नजर आ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से किनारा करते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के बयान को देखिए, वो राजनीतिक चिट्ठी लिखने के लिए बड़े स्वतंत्र हैं, वो राजनीतिक चिट्ठियां लिखने के लिए बड़े माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, और इसके लिए उनके पास समय मिल जाता है। लेकिन उनके पास, चाहे वो एंजल चकमा हो, चाहे उत्तराखंड की बेटी हो, चाहे मध्य प्रदेश में लगातार मर रहे लोग हो, इसके लिए उनके पास समय नहीं। लेकिन अब सवाल उठने लगे, उमा भारती की बगावत मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं का इस्तीफा, और महाराष्ट्र में तो गजब ही हो गया। जिस आदमी के 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का जिक्र करते हुए चक्की पीसिंग कह रहे थे, वो अजीत पवार ने कहा कि देखो, मुझ पर 70,000 करोड़ के घोटाला करने वाले मुझे अपनी सरकार में डिप्टी सीएम बनाकर बैठे, मैं उनके साथ बैठा हुआ हूं। और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो रिश्वत लेती है, भ्रष्टाचार करती है, हफ्ताखोरी करती है। ये तमाम चीजों के आलोक में, और कुछ दिन पहले शरद पवार के यहाँ पूरा का पूरा पवार परिवार गौतम अडानी के साथ बैठा हुआ था। ये बड़ा झोलझाल है, लेकिन इस झोलझाल के अब जवाब देने का समय आ गया है।
जरा मैं विस्तार से बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या प्लान बनाया है 45 दिनों का। 8 जनवरी को पूरे देश में हर प्रदेश में बैठक की जाएगी, जिस बैठक में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और उस प्रदेश से आने वाले कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इसका असर क्या पड़ेगा वो भी आपको बताता हूं। और इस बैठक में सभी जिलों के दायित्व सौंपे जाएंगे कि किस जिले की जिम्मेदारी किसकी होगी। उसके बाद 10 जनवरी को सभी जिलों में, सभी जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसमें पंचायती राज सिस्टम को खत्म करने की साजिश को उजागर किया जाएगा। महात्मा गांधी का ये राम राज्य का सपना था कि गांव को यानी ग्राम स्वराज्य का सपना उन्होंने देखा था और उसी गांव से अधिकारों को छीन रही है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। और 11 जनवरी को सभी जिलों में महात्मा गांधी और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के सामने एक दिन का उपवास किया जाएगा। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक सबसे महत्वपूर्ण, 12 जनवरी से 29 जनवरी तक हर पंचायत में चौपाल लगाया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तरफ से इस देश के सभी गांवों के ग्राम प्रधानों को पत्र लिखा जाएगा। 30 जनवरी को वार्ड और ब्लॉक लेवल पर कार्यक्रम किया जाएगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के बाहर धरना दिया जाएगा और 7 फरवरी से 15 के फरवरी के बीच विधानसभा और राजभवन का घेराव का कार्यक्रम किया जाएगा और 16 फरवरी से 25 फरवरी के बीच कांग्रेस पार्टी बड़ी रैली करेगी, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे, जिसमें सोनिया गांधी के भी शामिल होने की संभावना है और इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम नेताओं को इस बैठक के लिए बुलाया जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि सभी नेताओं को रन में उतार दिया गया है, यानी अब जो किंतु परंतु करने वाले नेता थे ना, थोड़े से बीजेपी की तरफ झुके हुए, थोड़े से इस तरफ झुके हुए, उन सबको कह दिया गया है भैया कांग्रेस पार्टी में रहना है तो उतरो मैदान। अपने हीटर वाले, ठंड का मौसम है, अपने हीटर वाले कमरे से बाहर निकलो और जरा ठंड के मौसम में सड़क पर उतरकर गांव वालों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, करोड़ों किसानों मजदूरों के साथ उतरकर उनकी लड़ाई लड़ो, मोदी सरकार और अमित शाह की पोल खोलते हुए नजर आओ। ये एक सबसे बड़ा असर इस कार्यक्रम का है। आप इस कार्यक्रम को सिर्फ बीजेपी के नजरिए से हम नहीं देखेंगे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक तरह से मोबिलाइज कर रहे हैं और हर गांव में अगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा, क्योंकि लोग त्रस्त है, दुखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तराखंड की जनता के पास आप जाइए, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड जैसी देवभूमि के शांत पहाड़ी राज्य की क्या हालत कर दी है। नॉर्थ ईस्ट के लोग आपको बताएंगे कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ईवीएम का खेला हो जाता है। अगर आप सीधे जनता से जुड़ेंगे, करोड़ों लोगों से जुड़ेंगे, करोड़ों परिवारों से जुड़ेंगे, तो माहौल बदलते हुए देर नहीं लगेगी। अब संतोष जी, माहौल बदले न बदले, लोग तो परेशान हैं इस देश के। आपको मालूम है कि बिहार में भी जो वोट मिला, वो अगर विपक्ष और नोटा सब इकट्ठा कर दो तो उससे कम सत्ताधारी दल को वोट मिला। तो जो विपक्ष का वोट है वो तितिर बितिर वोट है। अगर वो एक मंच पर आ जाए तो आज भी भाजपा सरकार में नहीं रहेगी, लेकिन भाजपा उसमें कई पैमाने तय कर देती है। जैसे जन स्वराज को जो वोट गया वो पूरा गड्ढे में चला गया, एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। बहुजन समाज पार्टी को जो वोट गया वो सब गड्ढे में चला गया, सिर्फ एक उम्मीदवार जीता। और अगर बात की जाए सीपीएम माले की, तो सिर्फ 2 उम्मीदवार जीते, उनका वोट भी गड्ढे में ही चला गया। कांग्रेस के सिर्फ 7 उम्मीदवार जीते, सारा वोट गड्ढे में चला गया। आरजेडी के भी 25 ही उम्मीदवार जीते, पिछली बार 70 से ज्यादा जीते थे, उनके वोट भी लॉस कर गए। तो कुल मिला के बात यह है कि जीतते यानी जीत के लाखों साथी होते हैं, हार का कोई साथी नहीं होता संतोष जी। हार तो हार होती है, चाहे कम हो, हार का आकलन कभी होता ही नहीं, जीत का होता है। अब इन राज्यों में जो बगावत उठ रही है, जैसे कल आपने देखा कि उमा भारती ने खुलेआम ऐलान कर दिया बगावत का, और साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान किया, कोई उन्होंने छुप के नहीं किया है। इन सब ऐलानों के बाद क्या लग रहा है कि मोदी और शाह की मुश्किलें बढ़ेंगी? मोदी शाह अब क्या जवाब देंगे जनता को? देखिए, निश्चित तौर पर मोदी शाह की मुश्किलें ही नहीं बढ़ेगी। दिक्कत क्या थी उनकी? उनकी दिक्कत ये थी कि वो बार बार जब कुछ भी आरोप लगाए तो वो आपको क्या बोलते थे कि भैया जनता ने चुनाव जिताया, जनता ने फैसला किया। अब सीधे सीधे उनसे ये पूछा जाएगा कि भैया यही जनता तो सड़कों पे उतरी है,
जिन महिला आबादी ने आपको उत्तराखंड में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वही महिला मतदाता अब उत्तराखंड की सड़कों पर उतरकर इंसाफ मांग रहे हैं एक लड़की के लिए। जिन महिला मतदाताओं ने आपको बिहार का विधानसभा चुनाव जिताया, वही बिहार की महिलाएं आपसे पूछ रही है कि उत्तराखंड का आपका नेता उनकी बोली क्यों लगा रहा था, वो करता क्या है, व्यवसाय क्या है, क्या यही उसका काम तो नहीं है? इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। जिस नॉर्थ ईस्ट ने झोली भर भर के इनको सरकारें दी, सांसद दिए लोकसभा और राज्यसभा के, वो भी इनसे सवाल पूछ रहा है। और अब तो एनडीए गठबंधन के नेता भी इनसे सवाल पूछ रहे हैं। एक अजीब तरह की भगदड़ मची है। और दिक्कत क्या है कि अब जो गोदी मीडिया है, वो भी इनसे सवाल पूछ रहा है। इस बात को समझिए कि अब एक अर्नब गोस्वामी आगे आए हैं। अब उनको सही कह लीजिए या गलत कह लीजिए, लेकिन बाकी न्यूज चैनल पे प्रेशर पड़ गया है कि वो क्या करें। चमचाई करे तो कितनी करे, भक्ति करे तो कितनी करे, क्योंकि कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये तो सरकार आपको दबाना चाहती है। पूरी की पूरी न्यूज इंडस्ट्री को खत्म कर दिया इन्होंने, पूरी की पूरी न्यूज इंडस्ट्री को नेस्तनाबूद कर दिया। तो जनता सड़कों पर है। आपके सहयोगी आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जांच एजेंसी के मुखिया भी डरने लग गए हैं। और सीधे सीधे जो है वो आपके प्रभाव में डर कर अब तक सहम कर रहने वाली गोदी मीडिया की जबान भी खुलने लग गई है। आने वाले दिनों में इसमें बढ़ोतरी होती चली जाएगी। जो बात अजीत पवार ने आज बोली, कल को तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया और चंद्रबाबू नायडू भी तो बोलेंगे कि भैया गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में एफआईआर है, मैं कार्रवाई करना चाहता हूं। जगन मोहन रेड्डी की सरकार में ये मामला हुआ, मैं उसको गिरफ्तार करना चाहता हूं। आप क्यों अडानी साहब को बचाने पर लगे हुए? बहुत ज्यादा दिन नहीं है शिव जी, इंतजार कीजिए, वो दिन आएगा और बहुत जल्द आएगा। बिहार में भी तो सवाल ये उठाएगा, नीतीश कुमार ये पूछेंगे, जब मेरे दामन पर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे हैं, तो मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए आपने अडानी साहब को जमीनें ऐसे कैसे तोहफे में दी? ये तमाम सवाल उठेंगे। आर के सिंह ने जो सवाल उठाया, आप नीतीश कुमार को बड़े ही चुप नजर आ रहे हो, लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार को मौका मिलेगा यही सवाल वो उठाएंगे और अडानी साहब का सवाल उठाकर ही नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आएंगे। तो आप उत्तर प्रदेश की हलचल देख लीजिए। राजस्थान में आज सुबह बीएल संतोष को पहुंचना था बाई फ्लाइट, उनको लगा पहुंच नहीं पाऊंगा। कल बाई रोड वो जयपुर गए, एक बैठक में शामिल हुए, राजस्थान प्रदेश भाजपा की बैठक में शामिल हुए। लेकिन उनका मूल एजेंडा वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाना था, क्योंकि 14 जनवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना नया संगठन बनाना है। इसलिए ये तमाम चीजें जो है एक के बाद एक मोर्चे पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कई तरह की दिक्कतें खड़ी होने वाली है। आने वाले दिनों में इसका समाधान कितना हो पाएगा ये कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। ये कह के बीजेपी फंसती नजर आ रही, लेकिन फंस नहीं पा रही है, इसलिए वो निकल जाती है। कोई नया नैरेटिव लाएंगे, कोई नया प्रोग्राम लाएंगे। न्याय मिले न मिले, न्याय से भाजपा का कोसों रिश्ता नहीं है। संतोष जी, ये देश के नागरिक कब समझेंगे, ये सवाल बड़ा है। सवाल ये नहीं है कि आखिर कौन क्या कह रहा है, सवाल ये है कि इस देश के लोग कब समझेंगे कि भाजपा का रिश्ता विकास, भाजपा का रिश्ता प्रोग्रेस, इससे कुछ नहीं है। जैसे आईएमएफ ने झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके इस देश के लोगों को गुमराह किया है, उसका प्रायश्चित इस देश के प्रत्येक नागरिक को भुगतना पड़ेगा। कल कॉमर्शियल सिलेंडर के 111 रुपया बढ़ गए 1 तारीख को। कहीं चर्चा हुई संतोष जी? कहीं चर्चा सुनी? ये अगर किसी और की सरकार में बढ़ते तो अब तक भाजपा सड़कों पर होती और पूरे देश को पता लग जाता। बाद में लोग समझ पाते कि 111 रुपया कॉमर्शियल सिलेंडर के बढ़े हैं। यहां पे विपक्ष फ्लॉप हो जाता है और भाजपा अपने मंसूबे कामयाब कर ले जाती है। 450 350 रुपया के सिलेंडर पर घूम घूम कर नाचने वाली भाजपा 1100 रुपया का सिलेंडर तक ले गई और विपक्ष कुछ नहीं कह पाया। चंद सालों बाद 2017 में था 1100 रुपया सिलेंडर, तो आप क्या कहोगे? पूरे कोरोना में लाखों लोगों की जानें चली गई, लाखों लोग तड़प तड़प कर ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। आप देख रहे हो कि मध्य प्रदेश में अभी गंदा पानी पीकर मासूम से लेकर 80 वर्ष तक के बूढ़े जान गंवा बैठे। और कोर्ट में कितने बताए? 4। क्या यही इंसाफ है संतोष जी? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आती है, लेकिन हर बार नैरेटिव चेंज कर देती है। इंदौर में क्या है आप ये देखिए। इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, सब जगह देखिए।
आप साफ पानी नहीं दे सकते पीने के लिए, आप साफ हवा नहीं दे सकते सांस लेने के लिए, आप स्कूल नहीं दे सकते, आप रोजगार नहीं दे सकते, आप अस्पताल नहीं दे सकते। और इसका नैरेटिव तो इनके उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री ने सेट कर दिया था। लोग बिजली की बात कर रहे थे, वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ा वो दुखी है और बहुत ही चिंतित है। आपको पता है वो क्या कर रहे हैं? शादियां अटेंड कर रहे हैं, रामायण और गीता के कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, वो भगवान राम की महिमा के बारे में बता रहे हैं। कोई जरा पलट के उनसे पूछ ले कि भैया भगवान राम अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागे नहीं थे। अपनी सेना उन्होंने बनाई थी जिसमें वानर थे, जिसमें अन्य तमाम प्रजातियां थी, उन सबकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। और सिर्फ न्याय के लिए एक धोबी की आवाज उठाने पर उन्होंने अपनी पत्नी को भी जंगल में भेज दिया था, वनवास में भेज दिया था। यहाँ मोहन यादव ये कहते हैं कि पत्नी उज्जैन में रहती है, बच्चे मेरे साथ नहीं रहते, हॉस्टल में रहते हैं, हम तमाम चीजें मानते हैं। लेकिन जहां के आप प्रभारी मंत्री थे, वहां पर अगर लोग मर गए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? तो ये भगवान राम के नाम पर अपने आप को बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब उसी भोपाल की धरती पे मोहन भागवत हिंदुत्व का लेक्चर दे रहे हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, उसी भोपाल की धरती पर खड़े होकर मोहन भागवत हिंदुत्व का लेक्चर दे रहे थे। अरे नहीं संतोष भारतीय जी, नहीं संतोष जी, हिंदुत्व का एक ऐसा नशा है, चढ़ा दो तो सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन नशा और उतरेगा? यही नशा सबको सुंघा के कई वर्षों से बेहोश किए घूम रहे हैं। ये ना नशा उसे रोकना उतरेगा? क्या पता। ये देश देखिए, कितने धर्मों की उत्पत्ति इस देश में हुई है। कम्युनिस्ट विचारधारा इस देश में आज कहाँ है? जब कम्युनिस्ट का नशा युवाओं के माथे से उतरा तो उन्होंने देखा कि पूरे के पूरे कानपुर में इंडस्ट्री बर्बाद कर दी, पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में उद्योग धंधे बर्बाद कर दिए। आज कम्युनिज्म कहाँ है? आज ये कम्युनिस्ट पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां कहाँ है? यही एक दिन नशा उतरेगा जब इस देश के हिंदुओं को, खासतौर से युवाओं को ये समझ में आएगा कि चौथी अर्थव्यवस्था तो बता दी, चौथी अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ दिया। अरे जापान के मुकाबले कहाँ खड़े हैं यार? पॉपुलेशन नहीं अब बताई, जापान नहीं की नहीं, पॉपुलेशन कितनी है? मैं पॉपुलेशन छोड़ देता हूं। अगर जापान ने आपको फंड देना बंद कर दिया तो आप कितने राज्यों में मेट्रो बिछा पाएंगे? और जापान का कितना कर्ज आपने ले रखा है? अब जापान से आगे हो गए तो कायदे से तो मैं ये इंतजार करता कि नरेंद्र मोदी साहब खड़े होते कि भैया आप तो जापान से अमीर देश हो गए हैं, तो जापान का जितना कर्जा हमने ले रखा है 30 साल, 40 साल, 50 साल के लिए, वो सब वापस लौटा रहे हैं। बुलेट ट्रेन के लिए जापान से पैसा नहीं लेंगे, मेट्रो के लिए जापान से पैसा नहीं लेंगे। अब जापान से बराबरी के स्तर पर बात करेंगे, कोई आर्थिक सहायता, कोई आर्थिक मदद नहीं लेंगे। भाई आप किसी से बड़े हो जाओगे तो उससे कर्ज थोड़ी मांगने जाओगे शिव जी। आप किसी से बड़े हो गए, आप किसी से आगे निकल गए, उससे कर्ज मांगने जाओगे? ये नहीं कहे। यही आंकड़ों का माया जाल है जिसमें मोदी साहब इस देश को उलझाए पड़े हुए हैं। हिंदुत्व का माया जाल है जिसमें मोहन भागवत उलझाए पड़े हुए हैं। अब भागवत साहब से कोई ये ना पूछ ले कि उत्तराखंड में आपके नेता क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय क्या कर रहे हैं, नहीं, मेरा महाराज। मेरा आपसे भी सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या अंकिता भंडारी हिंदू नहीं है? क्या एंजल चकमा हिंदू नहीं था? क्या जिस विधायक ने बेटियों की बात की है वो बिहार की बेटी हिंदू नहीं है? और बताइए। इसमें भी आगे देख लीजिए, वो जवाब ना देना पड़े किसको? हमारे और आपको नहीं, हमारे और आपके सवाल से फर्क नहीं पड़ता। स्वयं सेवकों को जवाब ना देना पड़े, हिंदुओं को जवाब ना देना पड़े, तो कहते नहीं 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 नहीं, आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से ना देखो, तो किसके चश्मे से देखें? हिंदू के चश्मे से। नहीं, कैलाश विजयवर्गीय के चश्मे से देख लेते हैं, हाँ, मोहन यादव के चश्मे से देख लेते हैं, उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं के चश्मे से देख लेते हैं, जो घंटा मंत्री के, किसी के चश्मे से देखोगे, घंटा किसी के इनके चश्मे से देखोगे। इनके चश्मे से देख लेते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़िए। आप देखिए, एक एक चीज को समझिए कि कैसे ये लोग भावनाओं से खेल करके सत्ता में बने रहने के लिए, अभी तो आप कह रहे हो कि मत देखो, और चुनाव आएगा तो आप खुद उतर जाओगे। भाई आरएसएस को, और आरएसएस, यही भागवत साहब पश्चिम बंगाल गए, हिंदुओं की एकता की बात कर रहे थे, विश्व हिंदू परिषद को उन्होंने लगा दिया हिंदुओं की एकता की बात करने के लिए। जहां जहां चुनाव, वहां हिंदू खतरे में। तो हिंदू खतरे में किनकी वजह से? इन्हीं लोगों की वजह से। लेकिन चलिए, अब गांव गांव तक देश की जनता उतरेगी, इनसे सवाल पूछेगी, और जब ये लोग सवाल पूछेंगे, यही सबसे बड़ा डर है। हमारे और आपके सवाल से तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जनता उतरेगी ना, गांव गांव में दौड़ाना शुरू कर देगी ना, गांव गांव में सवाल पूछना शुरू कर देगी ना, तब इनकी हालत खराब होगी। और मैं एक बार फिर बता देता हूं, शहरों में तो ये गड़बड़ झाला कर देते हैं, गांव में भी कुछ शहर बन गए हैं। हर गांव में आप जाएंगे तो मंडल मुख्यालय, जिला मुख्यालय, वो उसी तरह का एक महानगर बन गया है। लेकिन आज भी गांव के वोटिंग मशीन में खेला नहीं हो पाता, क्योंकि गांव में तो एक एक को सबके खानदान के बारे में पता होता है।
कि भाई ये कहां से आया, ये कहां से आया, वो कहां से आया। गांव के जागने का मतलब है इनके विदा होने की शुरुआत, और अब वो घड़ी आ गई है। जनता को समझ में आना चाहिए कि आखिर उनके साथ क्या खेला चल रहा है। हम और आप लगातार समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, अब गांव गांव में जाने की बात आ रही है, देखते हैं कांग्रेस कितना कामयाब हो पाती है। चलिए इंतजार करेंगे, लेकिन इस खबर को दर्शक देखें जरूर ध्यान से। इस खबर को अन्य खबरों की तरह ना देखें, इस खबर को इस चश्मे से देखें कि ये चश्मा कब उतरेगा। आपके बच्चे का रोजगार चश्मे से नहीं मिलेगा, आपका बच्चा सरकार की योजनाओं से रोजगार में जाएगा। आपकी महंगाई सरकार खत्म करेगी, ये मोहन भागवत की आरएसएस खत्म नहीं करेगी जो खुद में एनजीओ है। आपके सस्ते डीजल पेट्रोल का इंतजाम बाबा रामदेव नहीं करेंगे, उन्होंने कह दिया, मेरी पूछ उखाड़ लो। आपके सस्ते मद्दे डीजल का जो प्रोग्राम लाएगी वो सरकार लाएगी। आपकी जीएसटी में बदलाव कोई भी वित्त मंत्री नहीं कर सकता जब तक प्रधानमंत्री बड़ा दिल नहीं दिखाएंगे। तो आप तय कर लीजिए। नितिन गडकरी टोल टैक्स में कोई बदलाव तो नहीं लाए, आए दिन कह देते हैं ये टोल टैक्स फ्री कर दूंगा, 10 मिनट रुकना पड़ा तो टोल नहीं लगेगा, 5 मिनट रुकना पड़े तो टोल नहीं लगेगा। आप किसी बड़े टोल पर चले जाइए, 10 मिनट से पहले, 5 मिनट से पहले आप कोई टोल पार नहीं कर सकते हो। तो कब आप खोलेंगे? आप कौन सा चश्मा लगा के बैठे हो भैया? आप इन अब्दुल वाहिद, साहिद, राशिद, माजिद, इन सब से कब तक डरते रहोगे और कब तक इनसे भयभीत होकर एक दल विशेष के लिए काम करते रहोगे, और ताकि आप दलदल में फंसते रहो। मैं नहीं कहता किसी पार्टी के लिए काम करो, मैं ये कहता हूं एक ऐसी सरकार का निर्माण करो जो बच्चों का रोजगार दे, फ्री हेल्थ प्रत्येक नागरिक को मिले, फ्री शिक्षा प्रत्येक देशवासी को मिले, और तब हम एक अच्छे देश का निर्माण करें, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। इसी के साथ संतोष जी से विदा लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।